नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका केवी क्लासेस बाय किशन सर में। मैं किशन विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला जो हमने यहाँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दे रखा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं। अर्थात जैसे कि हम घर का उदाहरण लेते हैं, घर में हमारा सामान्य सी बात है कि जिस प्रकार से दूध होता है, दूध जो होता है उसमें खट्टा पदार्थ अगर मिलाते हैं तो वह दही बन जाता है। तो इस प्रकार से दूध का दही में परिवर्तन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर जो और भी अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लकड़ी का जलना, तो लकड़ी है, वायु से क्रिया कर रही है, तो इसमें मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर उदाहरण लेते हैं कि भैया कार्बन है, नॉर्मल सा उदाहरण, सामान्य सा उदाहरण लेते हैं कि कार्बन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया पदार्थ हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला पदार्थ क्या मिला, कार्बन, दूसरा पदार्थ क्या है हमारा, ऑक्सीजन। तो आपस में ये दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी अगर हम अन्य उदाहरण लेते हैं कि जिस प्रकार से चूना है हमारा, तो चूने के साथ में हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, तो क्या बना हमारे पास, एक नया पदार्थ बना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से ये जो परिभाषा है इसको समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पदार्थ हमारा कार्बन था, दूसरा ऑक्सीजन था, यहाँ पर एक पदार्थ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, दूसरा पदार्थ हमारा जल था। तो इस प्रकार से यहाँ पर नया पदार्थ जो बना हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, और यहाँ जो नया पदार्थ बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अर्थात चूना पानी हमारे पास बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा आता है अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं वह पदार्थ हमारे अभिकारक कहलाएंगे। और उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ होते हैं हम उन्हें उत्पाद कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखो, ये वाला जो है, ये इस तरफ C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो है हमारा क्या होगा, उत्पाद है। इस प्रकार से हम अभिकारक को कहाँ, बाईं ओर, और उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं। और भी हम अभिकारक और उत्पाद के और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम और उदाहरण पर चर्चा करते हैं अभिकारक और उत्पाद के। यहाँ पर मैं एक सामान्य उदाहरण लेता हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया हमारा जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से क्रिया करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे ये कैल्शियम और ऑक्साइड दोनों मिले कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल है हमारा, जब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनाता है। इस प्रकार से और भी उदाहरण है, ये उदाहरण पहले भी लिया था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा यहाँ जो बनाएगा वो जल बनाएगा उत्पाद के रूप में। ये इस वाले जो भाग को हम अभिकारक कह रहे हैं और इस वाले भाग को हम उत्पाद कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको सूत्रों या संकेतों के रूप में दर्शाना या व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ हमारे पास एक शब्द समीकरण है कि मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। चलिए अगर हमें इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो सबसे पहले मैग्नीशियम का फार्मूला होता है हमारा Mg, यानी इस मैग्नीशियम तत्व है उसका हम Mg से दर्शाते हैं।
और वायु यानी हमारी ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, अर्थात MgO बना लेता है। इसको और संतुलित करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, संतुलन रासायनिक समीकरण हमारे पास प्राप्त होगी। इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, यानी शब्द समीकरण को हम काय में बदल रहे हैं, रासायनिक समीकरण में। जो हमारे अभिक्रियाएं हैं उसको सूत्रों या संकेतों के रूप में लिख रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम था, इसको Mg लिख रहे हैं, वायु था उसको O2 लिख रहे हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोयले को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से जो कोयला है वो कार्बन लिखा जाएगा और ऑक्सीजन वायु है या तो ऑक्सीजन लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द समीकरण जो बोली है उसकी जो हमारे पास समीकरण आएगी, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको काय के रूप में दर्शा रहे हैं, संकेतों के या सूत्रों के रूप में दर्शा रहे हैं। और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से हमारे पास चूना है, जैसे कि चूने का सांकेतिक सूत्र या संकेत हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी अभिक्रिया काय से करवाते हैं यानी उसमें पानी मिलाते हैं तो उसका संकेत हो जाएगा H2O जल का। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास जो चूने का संकेत है और जल का जो संकेत होगा वो H2O होगा। अगर ये दोनों ही अभिक्रिया करके जो उत्पाद का निर्माण करेंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इस प्रकार से हमारे पास जो शब्द समीकरण थी कि जो चूने हैं, चूने में जो पानी मिला रहे हैं, जो चूना पानी, तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ चूना पानी। इस अभी हमने कुछ समय पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के विषय में चर्चा करी थी और कुछ उदाहरण भी समझे थे। अब हम चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी कि जब रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या हमारे क्या होगी, दोनों ओर समान होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास तराजू होता है, तो तराजू के दोनों पलड़े जो होते हैं, अगर उसमें से एक नीचे और एक ऊपर रहा, यानी एक में भार है और एक में नहीं है, तो ऊपर नीचे होगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होंगे, बराबर या समान नहीं होंगे। लेकिन यदि हम उसमें दोनों में अगर 1 किलोग्राम इसमें भी रख देते हैं, 1 किलोग्राम इसमें भी रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये संतुलन अवस्था में है, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे पलड़े। तो इसी प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि हमें अभिकार को, यानी अगर हम यहाँ एक उदाहरण लें, इस ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो यहाँ ये अभिकारक है हमारे और ये बना उत्पाद। तो यहाँ अभिकारकों की जो परमाणु की संख्या होगी, तत्वों में उपस्थित परमाणु की संख्या होगी, और उत्पादों में उपस्थित जो उत्पाद जो बना उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या होगी, वो दोनों और क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये एक सामान्य सा उदाहरण मैंने लिया है। चलिए देखते हैं इसमें कि हमारे पास कार्बन की जो परमाणु संख्या वो कितनी है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, ये 2, तो 2 है। इस प्रकार से अगर उत्पाद में हमारा परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, तो इधर भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है उत्पाद में। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है कार्बन और ऑक्सीजन का अभिकारक और इधर कार्बन डाइऑक्साइड बना उत्पाद, ये दोनों ही क्या है, हमारे संतुलन अवस्था में है। अगला हम जो उदाहरण लेते हैं कि एक ये भी सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं। जिस प्रकार से मैग्नीशियम है और हमारा ये ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से संतुलन अवस्था में कर सकते हैं कि अभी मैंने कुछ उदाहरण, अभी एक उदाहरण लिया था कि वो तराजू वाला, तो दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, वो पलड़े बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अभिकारकों में उपस्थित जितने भी तत्व हैं, जैसे ये मैग्नीशियम तत्व है, ये ऑक्सीजन तत्व है, और यहाँ पर ये इसके फलस्वरूप बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होना चाहिए, दोनों और अभिकारकों और उत्पादों में दोनों में जो परमाणु की संख्या होगी, तत्वों में उपस्थित परमाणु की संख्या, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2। हम परमाणु की संख्या क्या ले रहे हैं, ये वाली, इसका कुछ नहीं, तो हम यहाँ 1 मान रहे हैं, ये परमाणु की संख्या ले रहे हैं। यहाँ Mg में जो परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हमारा संतुलन अवस्था में है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ 2 है, लेकिन ये बन चुका है पूरा यौगिक। देखो यहाँ ये दोनों तत्व क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन इसने क्या बना लिया, यौगिक बना लिया, तो ये पूरा ही एक हो गया, एक गिनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या हमारे 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ उत्पाद के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें जो मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, अर्थात ये संतुलन अवस्था में नहीं है। इसे संतुलन अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये यहाँ पर भी मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 परमाणु हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अभिकारक में देखें तो मैग्नीशियम का कितना है, अभी 1 है, यहाँ मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, अभी भी ये संतुलन अवस्था में नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर इधर 2 अणुओं का और गुना करेंगे मैग्नीशियम में, तो ये हमारे संतुलन अवस्था में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2, और यहाँ मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या भी 2 होगी, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या भी 2 हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में है। हम और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। तो इसको हमें संतुलन करना है। यहाँ आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन है इसके परमाणु की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2, लेकिन यहाँ देखते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसे हमें संतुलन अवस्था में करना है, तो क्या किया जा सकता है, चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है हमारे पास, 1 है। तो हमें सबसे पहले इसको सेटिस्फाई यानी इसको सही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले अभिक्रिया को अगर हम संतुलित अवस्था में ला रहे हैं तो हमें पहले ऐसे तत्वों को देखना पड़ेगा जो हमारे लिए आसान रहे। अगर हम यहाँ पहले अगर इसको संतुलित करेंगे तो इधर नहीं होगा, पहले हम चाहते तो इधर भी संतुलित कर सकते हैं, इधर भी संतुलित कर सकते हैं, लेकिन जो आसान हमारे लिए रहता है पहले हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार से वो संतुलित अवस्था में आने के लिए तैयार है। कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो पहले सबसे पहले इस नाइट्रोजन को हम ला रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से संतुलन अवस्था में ला रहे हैं यानी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 अणुओं का गुना कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहले जो नाइट्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के कितने थे, 3 थे, तो 2 3 6 यानी अर्थात यहाँ इसके परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6। लेकिन अब देखते हैं कि ये अभी भी हमारे संतुलन अवस्था में नहीं आया है। नाइट्रोजन संतुलन अवस्था में आ गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं आया। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ कितने हैं, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर परमाणु की जो संख्या हमारे पास है वो हो जाएगी बराबर, अर्थात 6 इधर भी है हाइड्रोजन की, 6 इधर भी हो गए, नाइट्रोजन के 2 इधर भी है और इधर भी नाइट्रोजन के 2 है। अर्थात हमारे पास जो अभिकारक थे और यहाँ बना जो उत्पाद है उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान हो गई, अर्थात ये संतुलन अवस्था में आ गया। चलिए और उदाहरण देखते हैं, जैसे ये बेरियम क्लोराइड है, और जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा और साथ में क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि बेरियम का कितना, 1, क्लोरीन का कितना, 2, एल्यूमिनियम का कितना, 2, सल्फेट का कितना। अब ये सल्फेट तो 4, अब सल्फर ये पूरा सल्फेट अपन गिनते हैं, चले 3 आ जाएगा, अलग अलग गिनने की आवश्यकता नहीं, उधर भी सल्फेट 1 है। एल्यूमिनियम हमारा कितना, 1, इधर क्लोरीन कितना, 3, और इधर बेरियम कितना, 1, और सल्फेट कितना है, 1, पूरा सल्फेट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, इधर हमारा एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस एल्यूमिनियम को ही देखें कि यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें कड़ी पकड़ना है, एक कड़ी अगर हमारे पास पकड़ में आ गई तो पूरा हमारा संतुलन अवस्था में हो जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास 1 था तो अभी कितने हो गए, 2, और क्लोरीन हमारे पास 3 था तो कितने हो गए, 6 परमाणु हो गए क्लोरीन के। अब यहाँ 2 एल्यूमिनियम के 2 हो गए हैं, क्लोरीन का कितना आ रहा, 6 आ रहा। अब यहाँ कितना है, 2 है, तो हम अब यहाँ से इधर आते हैं,
तो हम स्वाभाविक बात हमें यहाँ 6 चाहिए। अब 6 चाहिए तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो 3 दूना 6। अगर बेरियम हमारे पास है तो इधर कितना हो जाएगा, 3। एक कड़ी पकड़ाने के बाद हमारी पूरी संतुलन अवस्था में आ जाएगा। देखो बेरियम हमारे पास 3 है, क्लोरीन हमारे पास 6 है, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, है ना। बेरियम इधर कितना है हमारे पास, बेरियम 1 है, इधर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात बेरियम हमारा हो जाएगा 3, सल्फेट हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अर्थात हम देखते हैं कि बेरियम के जो परमाणु हो गए वो 3, क्लोरीन के कितने हो गए 6, तो इधर भी बेरियम के कितने 3 और क्लोरीन के कितने 6। एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हो गए हमारे पास 2 और इधर एल्यूमिनियम के परमाणु कितने हैं 2, सल्फेट के परमाणु कितने हो गए 3, इधर भी सल्फेट के परमाणु कितने हो गए 3। इस प्रकार से ये हमारे संतुलन अवस्था में आ चुका है। ठीक है, हमें एक कड़ी पकड़ना है, कड़ी के आधार पर हम चलते जाएंगे तो उस आधार पर हमारा सारे जो संतुलन अवस्था में आ जाएंगे। हम यहाँ तीसरा उदाहरण लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का जो क्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेरियम सल्फेट की क्रिया हमने कैसे करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, H2SO4 से करवाई, तो हमारे पास उत्पाद के रूप में बना बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब इसको संतुलन करना है तो किस प्रकार से, वही प्रक्रिया है, बेरियम का 1, तो इधर भी बेरियम का कितना है 1 है, क्लोरीन का कितना है इधर 2 है और इधर हमारे पास क्लोरीन कितना है 1 है। बस यहीं से हमारे पास पकड़ में आ गया कि भैया यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो हमें क्लोरीन को 2 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों ना किया जाए। तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक बात है हमारा ये क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ भी 2 है, सल्फेट हमारा पास कितना है 1 है और सल्फेट हमारे पास कितना है 1 है। तो ये इस प्रकार से सामान्य सा एक उदाहरण लिया मैंने कि बेरियम क्लोराइड का जो क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो संतुलन अवस्था में हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरणों को ला सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, आगे हम और भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हम क्या करेंगे कि परिभाषा को भी आसानी से याद रख सकते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों अर्थात ये हमारे अभिकारक हैं और उत्पादों ये उत्पादों, तो इनकी संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनके परमाणु की संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये हमारे संतुलन अवस्था में कहलाएंगे। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हमारे पास प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन आता है मैग्नीशियम, तो उस रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सामान्य सा उत्तर है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि वह आसानी से जल नहीं सकता। इस कारण से वो उसको मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ किया जाता है। जब साफ कर लिया जाता है तो हम देखते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास है, निम्नलिखित समीकरण कोई संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अभी हमने संतुलित रासायनिक समीकरणों को सही व्यवस्थित जमाना सीखा है, किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है वो हमने सीखा है। हमारे पास यहाँ शब्द समीकरण दे रखी है, जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब हाइड्रोजन का जो संकेत या सूत्र होता है वो H2 होता है और क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे जिसका संकेत होता है हमारा HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, क्लोरीन के परमाणु की संख्या हमारे पास 2 है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा उसके परमाणु की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन की 1 है क्लोरीन की 2 है, तो सिंपल सी बात है संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के भी 2 चाहिए होंगे और क्लोरीन के भी 2 चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से हमारे पास दो अणुओं का गुणा करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये हमारे संतुलन अवस्था में आ जाएगा। अगला हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट की आपस में जब क्रिया होती है तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। अब बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड हमारा Ba, बेरियम हमारा Ba और क्लोराइड हमारा Cl2 लेंगे।
अब इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा हो जाएगा Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है। अच्छे से देखना है आपको, यहाँ फार्मूले अगर हमारे पास सही नहीं होंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बेरियम सल्फेट का जो फार्मूला होगा वो BaCl2 है और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला होगा वो Al2SO4 कोष्टक के बाहर हमारा 3। इस प्रकार से इन दोनों की जब आपस में क्रिया होगी तो बेरियम क्या करेगा, इस सल्फेट से क्रिया कर लेगा, तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट, ये बना लेगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला आ रहा है BaSO4 और एल्यूमिनियम जो है इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AnCl3। इस प्रकार से हमारे पास ये जो समीकरण बनेंगे, शब्द समीकरण की हमने समीकरण बना दी। अब हमें करना है इसको संतुलित। अब संतुलित किस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ बेरियम क्लोराइड है, Ba कितना है हमारे पास 1, यहाँ Ba यानी बेरियम कितना है हमारे पास 1, दोनों अभी संतुलन अवस्था में है। यहाँ सल्फेट कितना है, एल्यूमिनियम कितना है 2, इधर एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास 1। तो स्वाभाविक बात है कि इसको हमें पहले संतुलित करना है, कड़ी पकड़ में आनी चाहिए। तो यहाँ एल्यूमिनियम हमारा कितना हो जाएगा 2, अर्थात एल्यूमिनियम इधर भी 2 हो गया, दो अणुओं का हमने गुणा कर दिया और इधर एल्यूमिनियम हमारा कितना हो गया 2। लेकिन यहाँ क्लोरीन ज्योतिया कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 है तो यहाँ क्लोरीन कितना है हमारे पास 2 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 अणुओं का गुणा करना पड़ेगा। तो जिसके कारण से हमारा क्लोरीन तो 6 हो जाएगा लेकिन बेरियम 3 हो गया। अब बेरियम 3 हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस बेरियम पे आना पड़ेगा। तो यहाँ बेरियम के पास यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे जो अणु है परमाणु की संख्या है वो बराबर करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ भी 3 हो गया, 3 बेरियम हो गया, यहाँ भी 3 बेरियम हो गया। क्लोरीन कितना है, इधर 6 हो गया क्लोरीन, इधर भी हमारे कितना हो गया द्वितीय 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम कितना हमारे पास 2, इधर भी एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। सल्फेट कितना हमारे पास 3 है, तो इधर भी सल्फेट हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ये हमारे संतुलित अवस्था में आ गई। इस प्रकार से अगला हम देखते हैं कि ये सोडियम है। तो सोडियम हमारे पास कितना है, सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, जो ये जल से क्रिया करता है, जल का संकेत होता है H2O। जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी इसमें। तो सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और जल भी बनाता है। अब यहाँ हम देखते हैं सोडियम का कितना है 1, यहाँ सोडियम का कितना है 1, ये संतुलित अवस्था में है। अब हम आगे देखते हैं H2O है, तो हमारा जो हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो 2 तो ये और एक हाइड्रोजन ये 3, कितना हो रहा टोटल 3 हो रहा, लेकिन यहाँ कितना है 2 ही है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, इधर 1 है, ये 1 है। तो हमें हाइड्रोजन को, केवल हाइड्रोजन को संतुलित अवस्था में लाना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन को संतुलित अवस्था में लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2। यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या सॉरी 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2। यहाँ अब देखते हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमारा सोडियम कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2। यहाँ परमाणु की संख्या हमारे पास सेम आ गई, लेकिन अब यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ कितना है 1 ही है। तो इसको संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमें 2 अणुओं का और गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये जो सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 2 और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ 4 होगी। तो इधर 2 तो ये 2 परमाणु संख्या इनकी और 2 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इनकी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया टोटल। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है हमारे पास 2, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी हमारे पास 2 हो गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो पेज नंबर 6 के जो प्रश्न थे उन पर चर्चा करी। ठीक है, आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे। संतुलित अवस्था में लाना है हमें समीकरणों को, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और हम प्रश्न है हमारे पास उन पे भी चर्चा करते हैं। चलिए हम पेज नंबर 6 के प्रश्न पर और आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना है फिर से कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है।
देखिए अब यहाँ हमें ध्यान क्या देना है कि एक तो बेरियम क्लोराइड, एक हमारा है सोडियम सल्फेट, फिर इसके बाद हमारा है सोडियम क्लोराइड और अगला है हमारा बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है और फिर इसके बाद सोडियम क्लोराइड जो और उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और बेरियम सल्फेट हमारा बन रहा है। तो हमें इनके फार्मूले पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये जो क्रिया कर रहा है किससे, सोडियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है अर्थात Na2SO4, ये इसका फार्मूला होता है, से क्रिया करके क्या बना रहा है वो बेरियम सल्फेट। ये सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड हमारे और प्लस इसका बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है यानी BaSO4, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ प्रश्न यही है हमारा कि जल में बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड किससे क्रिया करके, सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और हमारा बेरियम सल्फेट बना रहा है। अब हमें ये हमारी होगी ये शब्द समीकरण जो दे रखी थी, ये पूरा जो दे रखा था इसका हमने समीकरण लिख दिया है। अब यहाँ हमें इसको करना है संतुलित, किस प्रकार से, वो की वही प्रक्रिया है, बेरियम का एक है हमारे पास, सोडियम के कितने हैं, 2 है। अब यहाँ सोडियम का 1 है तो यहीं से हम देखते हैं कि इसके आगे हमें 2 लगाना है कि भाई सोडियम का 2 है तो हमारे पास सोडियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सोडियम का 2 हुआ तो क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएंगे। अब 2 परमाणु हुए तो यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं। आगे देखो कि यहाँ सोडियम सल्फेट के कितने हैं हमारे पास, 1, और यहाँ सल्फेट का कितना हो गया, 1। तो हमारे पास अब पूरा इसको मिला लेते हैं कि बेरियम हमारे पास 1 है तो बेरियम हमारे पास 1 है। चलिए इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, बेरियम हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फेट हमारे पास 1 है और सोडियम हमारे पास 2 हो गए हैं। क्लोरीन भी कितना हो गया, 2, बेरियम के कितने हो गए, 1 परमाणु हो गया और सल्फेट का कितना हो गया, 1। अच्छा अब हम इसको मिला लेते हैं भैया, बेरियम का कितना 1 है तो बेरियम का 1 है, क्लोरीन का कितना हो गया, 2 हो गया तो क्लोरीन का कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम के कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ सोडियम के हमारे पास कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए। सल्फेट के कितने हैं, 1 है तो सल्फेट का 1। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संतुलित अवस्था में आ चुका है। आशा है आपको मजा आया होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसका जो ये पार्ट फर्स्ट था ये समाप्त होता है। अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद। आशा है आपको कक्षा में मजा आया होगा, जो चीजें आज हमने समझाई हैं वो भी समझ में आई होंगी। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कुछ भी अगर कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।